तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर नंबर अध्याय 4 आपका, जो कि है आपका कृषि। आज जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सो गाइज़, मैं जो हूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गाइज़, अगर आपको इस पूरा चैप्टर फुल वीडियो अगर आप चैप्टर की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है ये पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। तो गाइज़, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो हो उसे ठीक से पढ़ पाओ। और फिलहाल तो जो है मैं अभी नोट्स करवा रहा हूँ, तो चलिए अपने नोट्स को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, भारत सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। यानी पूरे विश्व में भारत जो है वो सबसे ज़्यादा फल और सब्जियाँ उगाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही फसल बोई जाती है। यानी रोपण कृषि क्या है कि बहुत लंबा चौड़ा भूखंड है, उस पर एक ही तरह की खेती को, ऐसा नहीं है कि अलग अलग खेती करने लगे, वो कुछ और हो जाएगा। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य रोपण फसलें हैं। यानी भारत में बहुत सारी फसलें जो उगाई जाती हैं, जिनमें से चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला जो है वो मुख्य रोपण फसलें हैं। यानी रोपण जो बहुत एक ही स्थान पर बहुत सारी उगाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। यानी मुख्य रूप से बहुत सारी फसलें भी उगाई जाती हैं। चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ये सब फसलें जो है भारत में उगाई जाती हैं। उसके बाद हमारे 3 सीज़न आते हैं, जिनमें से सबसे पहला है रबी फसलें। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। यानी ऐसी जो फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे हमारा अक्टूबर और दिसंबर में जो है इन्हें बोया जाता है, और उसके बाद इन्हें गर्मियों में काटा जाता है, जैसे कि हमारा अप्रैल और जून में इन्हें काट लिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों आदि मुख्य रबी फसलें हैं। यानी गेहूँ, जौ, मटर, चना ये सब सर्दियों में उगाए जाते हैं। उसके बाद खरीफ फसलें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती हैं और दिसंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। यानी ये फसलें कब बोई जाती हैं? जब मानसून शुरू होता है, यानी जून और जुलाई में ये बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में इन्हें काट लेते हैं। खरीफ ऋतु की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। यानी खरीफ में जो सीज़न में जो है वो बहुत सारी फसल यहाँ पर हमारे देश में उगाई जाती हैं। बहुत सारे हमारे पास जो है वो चॉइस रहती है, क्योंकि उस टाइम बारिश भी होती है, मानसून का टाइम होता है तो बारिश भी अच्छी होती है, तो बहुत सारी फसल हम उगा सकते हैं। उसके बाद भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। ये बात आपको याद रखनी होगी कि भारत में जो है वो अधिकतर लोग चावल खाते हैं। उसके बाद भारत चावल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी सबसे पहले चीन उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा चावल, उसके बाद हमारा देश भारत, जो कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज क्या हैं? जो अनाज थोड़े साइज़ में बड़े हों, जैसे हमारा ज्वार होता है, बाजरा होता है, थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है। भारत का विश्व में दालों के उत्पादों में अग्रणी स्थान है। यानी भारत ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दाल उगाता है पूरे विश्व में, अगर हम कंपेयर करें, इसलिए उसका अग्रणी स्थान है, यानी प्रथम स्थान है। भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने की कला को कृषि कहते हैं। अब कृषि क्या है कि भूमि को जोतना, बोना, उसके बाद फसलें उगाना या फिर पशुओं को पालना क्या कहलाता है? कृषि। उसके बाद कृषि के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहले है निर्वाह कृषि। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसी कृषि जिसमें जो किसान है वो केवल अपने परिवार के खाने के लिए, उसके पोषण के लिए, ताकि वो पूरी साल खा सके, बस उसके लिए खेती करता है। किसी भी मुनाफे के लिए वो खेती नहीं करता है। और इसमें जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है, पुरानी तकनीकों से जो है ये खेती की जाती है। इसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। ठीक है। उसके बाद कर्तन दहन प्रणाली। कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा में उर्वरक शक्ति कम होने लगती है, तब उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है, फिर अन्य स्थान पर नए खेत बना लिया जाता है। यानी कर्तन दहन प्रणाली क्या है कि सबसे पहले जंगल को या फिर कोई भी झाड़ियाँ उनको जलाकर साफ कर दो, काट कर कुछ भी, उसके बाद वहाँ पर खेती करो। जब बहुत बार खेती कर लो, उसकी जो उर्वरता है यानी फसल जो है उस पर ठीक से ना उगने लगे, उसके बाद उस मिट्टी को छोड़ दो और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कर्तन दहन प्रणाली। उसके बाद गहन कृषि। इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी निवेश, आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी गहन कृषि में क्या होता है
कि जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे श्रमिकों का उपयोग किया जाता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं इस खेती में, ताकि जो है अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। उसके बाद रोपण कृषि क्या है? एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक ही तरह की फसल जिसमें बोई जाती है, जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश व श्रम का प्रयोग होता है। यानी इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता इसमें होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो शस्यावर्तन क्या है? तो भूमि के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल बदल कर बोना है। शस्यावर्तन क्या है कि मान लो किसी कोई फसल है, उसको पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो उगा दी, उसके बाद कोई हमें दूसरी ऐसी फसल उगानी होगी जिसको पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, क्योंकि एक बार पोटाश की यूज़ हो गया उसके बाद दोबारा करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म होती जाएगी, इसलिए अब बदल बदल कर फसलों को उगाना। उसके बाद चकबंदी क्या है? बिखरी हुई कृषि जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना। यानी बहुत सारे जो मान लो एक भूमि का टुकड़ा है, अब किसी व्यक्ति के 4 बेटे हुए, उसने 4 टुकड़ों में बांट दिया, फिर उनके भी 2-2 बेटे हुए, फिर उन्होंने भी बांट दिया, तो इससे क्या था, जो खेती थी वो बट गई, उसके जो जोत थे वो खराब हो गए, यानी जो एक्रॉस जोतते थे वो ऐसे ऐसे जोतते थे वो खराब हो गए। अब वो उल्टा सीधा जोतेंगे, कोई कैसे जोतेगा? इससे क्या होगा कि भूमि जो होगी वो ज़्यादा लाभप्रद नहीं होगी, इसलिए हमें फिर से जो है इन सबको एक साथ करना होगा और जोतों को ठीक करना होगा, और इसे ही चकबंदी कहेंगे। उसके बाद हरित क्रांति, कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यानी हरित क्रांति क्या है? बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर हो गए और उसके कंबाइनर हो गए, इन सब का यूज़ करके आप अच्छी फसल उगाना और उसके बाद उर्वरकों का यूज़ करना, और इसी को क्या हुआ, इसी को हरित क्रांति कहा जाता है, ताकि हम जो है उपज में वृद्धि कर सकें। उसके बाद श्वेत क्रांति क्या है? तो दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके। यानी दूध का उत्पादन अगर हमें बढ़ाना है और उसके बाद हम जो है वो नई नई नस्लों का प्रयोग कर रहे हैं, नए नए जो हैं वो नस्ल ला रहे हैं, विदेशों से मंगा रहे हैं, अपने देश से मंगा रहे हैं, फ्यूज़न करवा रहे हैं, कुछ भी हम जो है दूध की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? श्वेत क्रांति। तो गाइज़ ये जो था हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बता दिए। सो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।